नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीतीश। मैं क्लासिकल होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अबाउट एनल फिस्टुला और जानेंगे कि ये प्रॉब्लम आखिर होती क्या है, ये क्यों होती है, इसके होने के कारण क्या है, कैसे पहचानेंगे, क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे इसे हम डायग्नोज कर सकते हैं और कौन कौन सी दवाइयों से हम इस प्रॉब्लम में राहत पा सकते हैं या होम्योपैथी से कैसे इसको जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो जिन लोगों को भी ये दिक्कत है या जिनके जानकार में कोई ऐसी परेशानी किसी को है, ये वीडियो आपके लिए ही है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप इससे अधिक लाभ उठा पाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये उठता है कि एनल फिस्टुला होता क्या है। देखिए, एनल फिस्टुला एक प्रॉब्लम है, एक बीमारी है जिसमें कि मरीज को एनल कैनाल यानी जिस रास्ते से मल पास होता है वहां से बेसिकली एक टनल, एक सुराख, एक पतला नैरो लंबा सुराख बनने लगता है। ये सुराख जो होता है, इसकी ओपनिंग कहाँ होती है? बेसिकली जो मल द्वार गुदा द्वार है यानी जो एनस है, इसकी ओपनिंग उसकी आसपास की स्किन के पास होती है। यानी एनस के लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर की जो स्किन है उसके पास आके ये सुराख ओपन होता है। और बेसिकली जो भी अंदर सुराख बना है उस सुराख के मुंह पर होता है एक फोड़ा, एक घाव। जैसे जैसे ही इस घाव में, फोड़े में पस बनती है, ये पस रिसती है, तो ये पस जो होती है मल द्वार से ना आकर बल्कि इस टनल से होते हुए उस सुराख तक पहुंचती है जो आपकी एनस के आसपास होता है, यानी पेरिएनल स्किन पर होता है। तो दोस्तों, इसी को ही एनल फिस्टुला कहते हैं। अक्सर मरीज को जो समझ में आता है, मरीज को लगता है शायद उनको कोई घाव या फोड़ा फुंसी है और मरीज इसको बेसिकली इग्नोर करते हैं। और कई बार ऐसा होता भी है कि ये जो होता है थोड़े समय के बाद बहना बंद कर देता है, बट थोड़े समय बाद ये दोबारा एक्टिव हो जाता है और इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करता है। और अगर इसको इग्नोर किया जाए तो ये बहुत जल्दी जल्दी बहने लगता है या कॉन्टिन्यूस भी जो होता है इसमें से डिस्चार्ज होता रहता है। अक्सर एनल फिस्टुला में उन मरीजों को देखने को मिलता है जिनको कि एप्सिस, फोड़े फुंसी, बॉयल, इन चीज़ों की होने की टेंडेंसी होती है, या जिनको अगर एप्सिस, बॉयल यानी फोड़ा फुंसी हो जाए तो जल्दी हील नहीं होते। दोस्तों, दूसरा सवाल आता है कि बेसिकली एनल फिस्टुला होता क्यों है या इसके होने के कारण क्या होते हैं। तो पहले समझते हैं क्यों होता है। देखिए, एनल कैनाल में होते हैं बेसिकली एनल ग्लैंड्स। जो भी ग्लैंड होती है उनके अंदर बेसिकली सुराख होता है और जो भी ये चीज़ें बनाते हैं उस सुराख से पास होता है। उदाहरण के तौर पर जो एनल ग्लैंड होते हैं, ये वहाँ पे फ्लूइड, तरल यानी पानी जैसा कुछ भी नॉर्मल सी सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं ताकि एनल कैनाल को हाइड्रेटेड रख सके, नमी बनाए रख सके, ताकि स्टूल इजिली पास हो सके। तो यानी नेचुरल सी बात है, जो भी इनकी ओपनिंग है उनमें चांसेस होता है कि ये ब्लॉक हो सके। बेसिकली जो भी इनका सिक्रीशन होता है, एक उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, ये एक बेसिकली एनल क्रिप्ट्स होते हैं, उनमें ये जो भी ग्लैंड का पानी होता है ये वहाँ पे रिलीज करते हैं। लेकिन किसी कारण से, यानी कि मान लीजिए जैसे कोई बेसिकली लैट्रिन ही मान लीजिए, स्टूल मान लीजिए, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन मान लीजिए, जब ये इन्फेक्शन मटेरियल जो भी है, जब ये एनल ग्लैंड की जो सुराख है उसको आपको ब्लॉक कर दे, तो एनल ग्लैंड्स का जो भी सिक्रीशन है वो बाहर नहीं निकल पाता है, अंदर ही रह जाता है। साथ ही अगर उनका जो भी ये प्रोसेस है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ ब्लॉक हो जाए तो समय के साथ जो होता है ये घाव बन सकता है, ये इन्फेक्शन कर सकता है, ये एप्सिस बना सकता है, यानी कि अंदरूनी हिस्से में एक फोड़ा बना सकता है। तो बेसिकली इस प्रकार से जो होता है मरीज को एनल फिस्टुला बन सकता है। और समय से अगर इसको ध्यान ना दिया जाए या मरीज को ना पता चले तो यही आगे जाके एक सुराख बनता है, टनल बनता है और पेरिएनल स्किन यानी एनएस के आसपास की स्किन में ओपन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम क्या क्या कारण है उनको समझना चाहिए तो वो हर एक कारण इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसके कारण आपकी एनल कैनाल जो होती है वो इरिटेट होती है या जिसके कारण एनल ग्लैंड्स ब्लॉक हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे कॉमन कारण आएगा आपको फ्रीक्वेंट स्टूल की डिजायर होना। तो समझते हैं कब कब होती है। ये होती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, जिसमें कि मरीज को बार बार स्टूल की अर्ज होती है, वो कई बार जो होता है दिन में स्टूल जो होता है बेसिकली उनको जाना पड़ता है। या जिनको कि बहुत रिकरेंटली डायरिया, डेसेंट्री नाम की बीमारी होती है, बार बार दस्त लगते हैं, डेसेंट्री पास होती है। साथ ही जिन लोगों को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है जो कि दो टाइप की होती है, क्रॉन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसमें कि बेसिकली कॉलोन का इन्फेक्शन होता है। इसके कारण भी मरीज को बार बार जो होता है लैट्रिन की इच्छा होती है या जो होता है बेसिकली डायरिया होता है। देन एक और ऐसी प्रॉब्लम होती है डाइवर्टिकुलाइटिस, अगेन जिसकी वजह से आपको जो होता है आपके बेसिकली जीआईटी ट्रैक्ट में कह लीजिए उसमें इन्फेक्शन जो चांसेस बने रहते हैं। देन एक कंडीशन आती है हाइड्राइटिनाइटिस सुपरेटिवा। इसमें क्या होता है, जिन मरीजों को भी प्रॉब्लम होती है उनको बॉडी में, स्किन के अंदर कहीं भी
बॉयल्स, एब्सिस यानी कि वही फोड़ा फुंसी या साइनस बनने की एक टेंडेंसी बनी रहती है। और जिन लोगों को एचआईवी है, टीबी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, उन लोगों में भी चांसेस रहते हैं। साथ ही जिन लोगों का भी बेसिकली एनस के अराउंड या मान लीजिए एनल कनाल की जिनकी सर्जरी हो रखी है, फॉर एग्जांपल हेमरॉइड्स के लिए, रेक्टम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आपको बेसिकली सर्जरी हो रखी है, तो उन लोगों में भी जो होता है एनल फिस्टुला होने के चांस जो होते हैं अक्सर बने रहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट मन में क्वेश्चन आता है कि एनल फिस्टुला के सिम्टम्स क्या होते हैं। इसमें मरीज को जो बेसिकली एनल फिस्टुला की आउटर ओपनिंग है जो कि उसको एनस के आसपास है, वहाँ पर कांस्टेंट इरिटेशन रहती है, डिस्कम्फर्ट रहता है। अगर इरिटेशन लंबे समय तक रहे तो मरीज को बार बार फोड़ा फुंसी भी हो सकता है। उस पॉइंट पर अक्सर उनको बहुत ही सीवियर पेन हो सकता है। ये थ्रोबिंग भी हो सकता है, जैसे कि फोड़े में एक पेन होता है कि एक चीज़ बीट करती है और तेज होती है फिर कम होती है, इस तरह का ये पेन हो सकता है जो बहुत बेसिकली अनबेरेबल भी हो सकता है। इस पॉइंट पर मरीज को सूजन और लाली भी दिख सकती है, और अगर ये लंबे समय तक रहे या फोड़ा बना रहे तो मरीज को बुखार भी आ सकता है। साथ ही मरीज को जो होता है, जो भी डिस्चार्ज होता है उसमें से स्मेल और ऑडर भी हो सकता है। जो डिस्चार्ज का कलर या करेक्टर है वो वेरी करता है। अगर आपको फिस्टुला ज़्यादा सीवियर जब नहीं है या एक्टिव नहीं है तो वो बहुत थिन भी हो सकता है, बहुत वाटरी भी हो सकता है। और अगर ये सीवियर है या थोड़ा एक्टिव है तो ये येलो और ग्रीनिश भी हो सकता है, और कई केसेस में तो ये जो होता है ब्लड मिक्स्ड भी होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसको डॉक्टर डायग्नोज कैसे करते हैं। इसके लिए डॉक्टर बेसिकली दो तरह से एग्जामिन करते हैं, फिजिकल और रेक्टल। फिजिकल में बेसिकली देखने से ही पता चल जाता है कि जो एनल ओपनिंग है इसके आसपास जो होता है आपको फिस्टुला का मुंह या पॉइंट दिख जाता है। दूसरा रेक्टल एग्जामिनेशन, जिसमें कि डॉक्टर हो सकता है अपने फिंगर इंसर्ट करके चेक करे कोई इंजरी पॉइंट या कोई पेनफुल पॉइंट तो नहीं है, या वो प्रोक्टोस्कोप को इंसर्ट करे अगेन जिसके द्वारा वो देख सकते हैं इंटरनली क्या है, या फिर बस कहीं और ज़्यादा इंटरनल पार्ट से तो नहीं आ रहा है, किसी और बीमारी की वजह से तो नहीं आ रहा। इसके लिए डॉक्टर जो होते हैं कोलोनोस्कोपी नाम के बेसिकली इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए जब वो कंफर्म हो जाता है कि आपको फिस्टुला है, देन डॉक्टर जो होता है इसके लिए आपको और टेस्ट एडवाइस करते हैं, जैसे कि आपको अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई ये देखने के लिए कि टनल नंबर ऑफ टनल्स कितने हैं या सिवियरिटी ऑफ डीजनरेशन यानी कितना ज़्यादा अंदर जो है वो सीवियर बन चुके हैं। होम्योपैथी की बात की जाए तो होम्योपैथी एनल फिस्टुला के केसेस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ना ही सिर्फ ये आपको सिम्टोमेटिकली, जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि इसमें मरीज को पेन होता है, दर्द होता है, डिस्चार्ज होता है, उनको बेसिकली वहाँ पे बार बार एब्सिस होता है, उसके चलते बुखार हो सकता है, तो कोई भी सिम्टम क्यों ना हो, होम्योपैथी ना ही सिर्फ सिम्टम्स को ठीक करती है बल्कि जो टनल बन चुका है, जो बेसिकली ओपनिंग बन चुकी है एनल कैनाल से लेके आपके पेरियनल्स के अंदर, ये उसको भी भर देती है ताकि फ्यूचर में आपको बेसिकली जो एनल फिस्टुला है वो दोबारा से जो दिक्कत है ना हो। तो दोस्तों एनल फिस्टुला में होम्योपैथी में क्या होता है कि इसके लिए बहुत सी दवाइयाँ हैं, बट इसमें दोस्तों हम मरीजों को दो टाइप से ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट होता है एक की एक्यूट प्रॉब्लम, यानी कि मरीज को हाल फिलहाल में ही फिस्टुला हुआ और वो हमारे पास आ गए, तो बेसिकली उसमें कुछ दवाइयाँ होती है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों पहली दवाई आती है हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस। बेसिकली दवाई उन मरीजों को दी जाती है जिनको कि कॉन्स्टिपेशन है पर किसी बीमारी के चलते नहीं, बल्कि वीक डाइजेशन के चलते, या जिन लोगों ने कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत सी दवाइयाँ खाई हैं और उसके बावजूद भी उनके कॉन्स्टिपेशन में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे लोगों को अक्सर स्टूल लैट्रिन पास करने के बाद बहुत ज़्यादा थकान होती है, बहुत वीक फील करते हैं, कई बार ऐसा लगता है बेहोश हो जाएंगे या हो भी जाते हैं। यानी जिन लोगों को फिस्टुला है और कॉन्स्टिपेशन है या साथ में पाइल्स है और एनल कैनाल या रेक्टम में अल्सर हैं, तो उन लोगों में ये दवाई अच्छा काम करती है। खास करके जिनको कि डायरिया, डाइसेंट्री के बाद रेक्टम में अल्सर हो जाए, फिस्टुला हो जाए। दूसरी दवाई आती है साइलेशिया। साइलेशिया उस हर जगह पे काम करती है जहाँ पर भी बॉडी पे आपको लगे कि पस बन रही है, मवाद हो रही है, यानी कि जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन, सूजन या सुपरेशन दिखे। साइलेशिया में मरीज को अक्सर कब्ज की शिकायत अक्सर रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, यानी कि ऐसा लगता है कि एनल्स एनस में स्टूल है बट बिल्कुल भी पास नहीं होगा, इच्छा नहीं होती, स्टूल वहाँ पे लोडेड है बट ये बिल्कुल इनको इच्छा नहीं होती। इनको अक्सर फिस्टुला और चेस्ट कंप्लेंट ऑल्टरनेट करते हैं, यानी कि इनका जो एनल फिस्टुला है वो एक टाइम पर तेज़ी दिखाता है, आपको लगता है फिस्टुला के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अक्सर आपको लगता है पस आ रही है, आते आते आपको लगेगा शायद ये ठीक हो रही है, देन अगेन ये दोबारा से आने लग जाएगी, आपको लगता है यानी कि ये ठीक होते होते भी दोबारा से जब ये एक्टिव हो जाए। और दूसरा, जब आपकी फिस्टुला के सिम्टम जैसे जैसे खत्म होते हैं आपको चेस्ट के, छाती की कोई ना कोई आपको दिक्कत आने लगती है, तो ये दोनों कंप्लेंट्स आपस में ऑल्टरनेट करती है। साथ ही जो साइलेशिया के पेशेंट होते हैं इनको ठंड ज़्यादा लगती है, इनकी पानी की प्यास अक्सर कम होती है,
इनको पसीना बहुत आता है और पसीने में बदबू अक्सर होती है, खासकर कि इनके पाँव में जो होता है बदबू बहुत ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट मेडिसिन आती है कैलकेरिया सल्फ। ये अक्सर उन मरीजों को दी जाती है जिनको कि दस्त के साथ साथ उनमें ब्लड हो और पस निकले, और साथ ही जो पस होती है वो थोड़ी स्लाइमी होती है, यानी म्यूकस जैसी होती है, उसमें स्मेल होती है। जो इसमें एप्सिस बनता है उनके एनल कैनाल के आसपास बाहर की ओर, यानी कि जो फिस्टुला का मुंह बनता है, उसमें बहुत ज़्यादा मरीज को दर्द होता है। और जो भी इसमें पस बनती है उसमें हमें बहुत ज़्यादा रेंज दिखती है, यानी कि कई बार तो लगता है कि पस बहुत ज़्यादा बन रही है, बनती जा रही है, बहती जा रही है, और अचानक फिर लगे कि पस जो होती है ये बहुत कम हो गई है, और जब हमें लगेगा कम है देन अगेन ये बन जाती है। तो इस तरह से ये बहुत वेरी डिग्री में बेसिकली चेंज होती रहती है, ऑल्टर करती रहती है। अक्सर कैलकेरिया सल्फ के मरीज को पाँव में, तलवों में जो होता है हीट और गर्मी यानी और इचिंग का भी एहसास होता है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन आती है पेयोनिया। पेयोनिया जो होता है ना ही सिर्फ फिस्टुला बल्कि इसी तरह की और कंप्लेंट्स जैसे कि फिशर या एप्सिस यानी फोड़ा फुंसी वहाँ पे कोई हो जाए, इनमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसमें मरीज को अक्सर इनटॉलरेबल यानी कि बर्दाश्त ना होने वाला दर्द होता है। ये दर्द अक्सर स्टूल से पहले या बाद में हो सकता है, और मान लीजिए मरीज को ऐसा लगता है कि जो उसका एनस है उसमें वहाँ पर किसी ने चाकू से कट मार दिया हो, इस तरह का दर्द होता है। साथ ही मरीज को ऐसा महसूस होता है या मालूम पड़ता है कि जो एनस है वहाँ से कोई लिक्विड निकलता जा रहा है, कोई मॉइस्चर निकल रहा है, और नमी वहाँ पर जो है बनी जा रही है, और नमी के कारण अक्सर वहाँ पर पपड़ी जमने लगती है, एनस के आसपास क्रस्ट जमने लगती है, और देखने में जो एनस और उसके आसपास का जो एरिया है वो नीला हो जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड अगेन फिस्टुला या ऐसे ही और कंप्लेंट जैसे फिशर्स, पाइल्स, इस तरह की कंप्लेंट्स में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसमें जो मरीज को डिस्चार्ज होता है फिस्टुला से, वो देखने में बहुत ही एकदम गंदा, एकदम डर्टी, येलोइश ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है, और ये एक्रिड होता है, यानी मरीज को अक्सर अपने एनस के आसपास बहुत जलन होती है। ये थिन से थिन भी हो सकता है, और इसमें स्मेल भी बहुत ज़्यादा होती है। और बेसिकली जब मरीज को फिस्टुला होता है इसके साथ साथ जब उनको वहाँ पे अल्सर होने लग जाए और फिस्टुला से ब्लीडिंग होने लग जाए, अक्सर सिर्फ छूने भर से मरीज को ऐसा लगे कि वहाँ पे कांटों जैसा चुभनदार दर्द हो रहा है, तो नाइट्रिक एसिड जो होती है बहुत अच्छी रेमेडी, इफेक्टिव रेमेडी होती है। दोस्तों ये जो दवाई आज हमने डिस्कस करी हैं, ये बेसिकली उन मरीजों के लिए जिनको कि एनल फिस्टुला बहुत पुराना नहीं है, या जिनको कि बेसिकली बहुत माइल्ड है, ज़्यादा सीवियर नहीं है। तो अगर आपके सिम्टम इन दवाइयों से मेल खाते हैं तो आपको ये दवाइयाँ जो हैं आपको सिर्फ एक बार लेनी है 200 पोटेंसी यानी 200 पावर में। यानी आज की बात करें तो आज आप ये दवाई लेंगे और उसके बाद एक हफ्ता आप वेट करिए, आपको ये दवाई रिपीट नहीं करना है। हफ्ते बाद अपनी तबीयत को जज करिए, अगर आपको पहले से आपके सिम्टम्स में आराम दिखता है, फ़ायदा दिखता है, तो फिर आगे इन दवाइयों को आप बिल्कुल रिपीट मत कीजिए, आप भूल जाइए। और जिन मरीजों को लगता है उन्होंने आज दवाई ली और हफ्ते बाद उनको कोई फ़ायदा नहीं दिखा, तो वो अगेन उस दिन एक बार 200 पावर में ये जो है बेसिकली दवाई रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आप बेसिकली 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं और आपको कोई फ़ायदा नहीं आ रहा, तो फिर आप इन दवाइयों को रिपीट नहीं करिएगा, क्योंकि होम्योपैथी में एनल फिस्टुला के लिए बहुत सी दवाइयाँ हैं और हर दवाई के जो होते हैं अलग सेट ऑफ सिम्टम्स होते हैं। साथ ही जिन लोगों को क्रॉनिक एनल फिस्टुला है, यानी कि जिनको कि 6-8-10 महीने या फिर सालों हो चुके हैं, तो उन लोगों का इलाज इस तरह नहीं होगा। उसके लिए हमें प्रॉपर केस स्टडी करनी होगी, क्योंकि उसमें क्या होता है जो भी चेंजेस आ चुके हैं वो बहुत ज़्यादा परमानेंट हो चुके होते हैं। तो उसमें सिर्फ हमें दवाइयाँ मैच करने से फ़ायदा नहीं होता, उसमें मरीज की प्रॉपर हिस्ट्री ली जाती है। मरीज की हिस्ट्री जो होती है वो हम कई ग्राउंड्स पे लेते हैं, जिसमें कि मरीज के प्रेजेंटिंग कंप्लेंट यानी फिस्टुला में जब मरीज आया है तो उसको क्या क्या बदलाव आ चुके हैं, क्या सिम्टम्स हैं। दूसरा उनके जो फिजिकल सिम्टम्स है, बॉडी का काम करने का जो तरीका है वो क्या है, उसमें कुछ नॉर्मल एबनॉर्मल तो नहीं है। फैमिली हिस्ट्री यानी फैमिली में क्या क्या डिजीजेस आपकी प्रेवलेंट है, इंपॉर्टेंट चल रही है। देन आता है आपके मेंटल जनरल्स, यानी कि आपका नेचर, बिहेवियर, स्वभाव। तो जब हम सभी चीज़ों को समझते हैं उसके अनुसार जो हम दवाई सिलेक्ट करते हैं वही आपको जड़ से फिर ठीक कर सकती है। तो इस तरह से होम्योपैथी जो होती है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है एनल फिस्टुला को जड़ से ठीक करने में। तो अगर आपको या आपके जानकार में किसी को भी एनल फिस्टुला की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल भी ना डरें, अपने नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से आज ही मिलिए, अपना केस डिस्कस करें, उनके एडवाइस फॉलो करिए और अपनी इस प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करिए। या आप चाहे तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम है या किसी के जानकार में अगर ये दिक्कत है तो उनको ये वीडियो से बहुत राहत मिली होगी, वो समझ पाए होंगे कि प्रॉब्लम क्या है और कैसे आप बिना डरे इसको होम्योपैथी से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही और भी मेडिकली ऑथेंटिक वीडियोस के
फ्यूचर में रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और बेसिकली जो भी आपका सुझाव है, कोई भी आपका क्वेश्चन या डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर ध्यान दूंगा, रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें और इसी तरह से आप सब अपना प्यार हमें देते रहें। आप सबका